मैं अपने परिवार की सबसे मुंहफट और चुलबुली लड़की हूँ। मुझे मस्ती मजाक करना बहुत पसंद है। हम गांव के रहने वाले सीधे साधे लोग थे। मेरे परिवार में मुझे छोड़कर सभी लोग बहुत सीधे थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब मुझे आगे चलकर नौकरी करनी थी, शहर जाना था, पैसे कमाने थे और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरे पिताजी सब्जियां बेचा करते थे। सब्जी लेने के लिए हमारे घर एक बूढ़ा आदमी आता, उन्हें हम बाबा जी बुलाते थे। बाबा जी सब्जी लेने आते थे और पूरे हफ्ते की सब्जी एक साथ ही लेकर चले जाते थे। बाबा जी से हम लोगों की बहुत अच्छी से जान पहचान हो गई थी। अक्सर वो हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें ले आया करते। बाबा जी हमारे घर बहुत सालों से आ रहे थे। उनका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था, इसीलिए मेरी माँ उनको फ्री में सब्जियाँ दे दिया करती। सिर्फ हमारा घर ही नहीं, एक एक दिन वो सबके घर ज़रूर जाया करते थे और वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेते, या घर वाले खुद ही उनको अपनी खुशी से कुछ भी दे दिया करते। जिन जिन घरों में वो जाते थे वहाँ पर मशहूर था कि बाबा जी के हाथों में बहुत बरकत है। मैं उस वक्त बच्ची थी। जब बाबा जी हमारे घर पर आते थे तो मैं उनके कंधे से चिपक कर शरारतें करने लगती थी और वो मुझे बहुत प्यार से बहलाते और गाल सहलाते थे। बाबा जी हमेशा मेरी बहुत तारीफ़ करते थे और मुझे खाने के लिए चीज़ें और पैसे भी दिया करते थे। पैसे तो मैं रख लेती, पर उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाती थी। दरअसल मुझे बचपन से ही बाहर के किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं था। इसीलिए बाबा जी जब भी मुझे पूछते कि कल की बनाई हुई चीज़ कैसी लगी, तो मैं उन्हें झूठ कह देती कि अच्छी बनी थी और वो मेरी बात का यकीन कर लेते। ऐसे ही देखते देखते मेरी उम्र 18 साल की हो गई। अब मैं इन सब बातों को बिल्कुल भूल चुकी थी और अब मुझे बाबा जी से चिढ़ आने लगी थी, क्योंकि हमारे घर में बहुत साफ सफाई रहती थी। सब लोग रोज़ाना नहाते थे, लेकिन बाबा जी बहुत गंदे रहते थे। उनके शरीर से बदबू भी आती थी। मैंने एक दिन बाबा जी को गंदगी की तरफ ध्यान देने को कहा तो माँ ने मुझे ऐसे ही डांट दिया और कहने लगी कि वो साफ सफाई करे या ना करे, तुम्हें क्या मतलब है? तुम बेवजह हर मामले में अपनी सोच मत लगाया करो। माँ की डांट की वजह से मैं इस बात को भूल गई। कुछ हफ्तों बाद बाबा जी आए और वो तो बस मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा जी क्या हो गया, इतना मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने कहा, बिटिया रानी, अब तुम अपनी ज़ुबान पर ताला लगा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। बाबा जी की बात सुनकर मैं तो चौंक गई थी और सब उनकी तरफ हैरान होकर देख रहे थे। ये बात तो सब जानते थे कि मुझे शादी करने का बड़ा शौक था। मेरी माँ कहने लगी, बताइए कहाँ से रिश्ता लेकर आए हैं आप? बाबा जी कहने लगे, यही कि पास के गांव में मेरी बहन बनी हुई है, उसका पति गुजर चुका है। एक बेटी है, वो भी कुछ दिनों बाद शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। एक जवान बेटा है जो खूबसूरत और सुशील है। मैं उसी बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। तुम अपने घर में सबसे बात करो और हाँ, मना मत करना, रिश्ता बहुत ही अच्छा है। जितना सोचने का वक्त लेना चाहे ले लो, लेकिन हाँ, जवाब मेरी मर्जी का ही होना चाहिए। ये सारी बात होने के बाद बाबा जी हमारे घर से जा चुके थे। उधर मेरी माँ सोच में पड़ चुकी थी। सच पूछो तो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं शहर जाकर जॉब करना चाहती थी और ये तो हमारे पड़ोस वाले गांव का ही रिश्ता लेकर आए थे। गांव के लोगों को घर की बहुएं काम पर जाए हरगिज पसंद नहीं था, लेकिन माँ को सोचते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस थी। मैं तो माँ को साफ मना कर चुकी थी कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। बाबा जी जैसे खुद है वैसा ही मेरा रिश्ता लेकर आए होंगे। मैं किसी हाल में भी वहाँ पर शादी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस भरी और मुझे यकीन दिलाया कि सुमन, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मुझे भी चैन आ गया। शाम को जब पिताजी घर आए तो मैंने उनको रिश्ते के बारे में पूरी बात बताई। पिताजी ने तो इस बात को ध्यान से नहीं सुना, मतलब इस रिश्ते में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया था। लेकिन अगले दिन अचानक बाबा जी घर पर आ गए और साथ में खीर भी लेकर आए थे। सबसे पहले उन्होंने ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी वो खीर सबको खिलाई, फिर कुर्सी पर बैठ गए। देखो, तुम्हारी बेटी का नसीब कितना अच्छा है। कल ही मैं रिश्ते के बारे में बात करके गया था और आज ही जयेश की नौकरी में तरक्की हो गई है। बस अब तो तुम लोग हाँ ही कर दो। मैं यकीन दिलाता हूँ वहाँ तुम्हारी सुमन बहुत खुश रहेगी। पिताजी और माँ तो जैसे अचानक शादी के लिए तैयार हो गए थे, मगर मैंने बात बीच में ही टोक दी। कहा, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तो बाबा जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले सकती हो। इतना कहकर वो मुझे अपने हाथों से खीर खिलाने लगे। मैंने मना करना चाहा, पर सबके सामने मैं और बदतमीजी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं चुपचाप खीर खा गई। फिर पिताजी और माँ मुझे पूछने लगे कि रिश्ता तो अच्छा लग रहा है, तुम्हारा क्या कहना है सुमन? मैं तो हर बात बेझिझक कह दिया करती थी। मैं इनकार करना चाहती थी, पर न जाने कैसे मेरा सर इनकार की वजह हाँ में बदल गया। मैं खुद हैरान रह गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने तो अपने मुंह से ना करना चाहा था, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मेरी हालत तो बहुत अजीब हो चुकी थी। सभी घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। मुझे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर ना छुपी बैठी थी।
मेरा दिल कह रहा था कि तुम्हें इनकार करना चाहिए था, मगर तुमने अपनी ना को हाँ में बदलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हैरत की बात तो ये थी कि हम सब घर वाले खुश ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। मगर ये सब अचानक ही हुआ था और इसी दौरान मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर ना चाहते हुए भी कैसे हम खुशी खुशी तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही हंसते खेलते वक्त का पता ही नहीं चलता था। सारे घर वाले काम में बिजी रहते थे। रात को जब मैं सारे कामों से फ्री होकर अपने बेड पर जाकर लेटी तो मेरे दिमाग में एक सोच सी आई थी और मेरे दिल में अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मैं इस शादी से मना करना चाह रही हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत गौर किया, मगर मुझे इससे इनकार करने की वजह समझ नहीं आई। अभी मेरी शादी के 5 दिन बाकी रह गए थे। बाबा जी पहले ही वो लड़के वालों को मेरे परिवार से मिलवा चुके थे। मेरी सास और नंद दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरे ससुराल में मेरी सास, एक छोटी नंद और मेरे पति, ये तीनों साथ मिलकर रहा करते। मैंने अपने होने वाले पति की सिर्फ फ़ोटो देख रखी थी। फ़ोटो में भी वो काफ़ी स्मार्ट और पढ़े लिखे दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन आ चुका था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। सिर्फ उस एक दिन के लिए सब बहुत पहले से ही तैयारी में लगे हुए थे और अब वो तैयारी मेरे ससुराल जाने के बाद ही पूरी हो सकती थी। कुछ लोगों का कहना था कि बाबा जी की वजह से ही हमें इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई है। बस जैसे जैसे वो हमें बताते हैं वैसे ही हमारी खुशियाँ बढ़ती चली जाती हैं। मुझे ये सोच सोच कर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं तो वैसे भी काफ़ी मुंहफट थी। मैंने सोच लिया था कि अगर बाबा जी शादी के बाद मेरे किसी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें साफ साफ मना कर दूंगी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसी वक्त मैं उस बात को समझ चुकी थी। मेरी ज़िंदगी का किया हुआ फैसला मेरे लिए सबसे गलत साबित हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाँ करने की वजह से हुआ है। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी और बाबा जी को इतना मौका नहीं दूंगी कि वो मेरे मामले में टांग अड़ा सके। घर में आते ही सबसे पहले बाबा जी ने सबको मिठाई खिलाई, फिर मुझे खिलाने लगे, मगर मुझे उनके हाथ से मिठाई खाना गवारा नहीं था और वैसे भी मुझे पेड़े पसंद नहीं थे। मैंने बाबा जी से कहा कि मैं रात को मीठा नहीं खाती, इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं खा सकती, माफ़ कीजिएगा। मैंने मिठाई खाने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर बाबा जी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर रस्में शुरू हो गई। रात को जैसे ही मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया तो मेरी सास वहां आ गई और वही हरकतें करने लगी जो सासें करती है। मैं उनकी सारी बातों को बस सिर हिलाकर सुन रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद वो मेरा दिमाग खराब करके चली गई। फिर मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने भी आम पतियों की तरह ही मुझे नसीहत देना शुरू कर दिया, जिनका मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि बचपन से ही हमारे घर में ताऊ जी, जिन्हें मैं बाबा जी कहकर बुलाती थी, उनका ही कहना माना जाता है। घर में जैसे ताऊ जी कहते हैं वैसा ही होता है, तो तुम उनका लिहाज करना और उनके साथ बिल्कुल भी बदतमीज़ी मत करना और मैं सारी बातें बर्दाश्त कर लूँगा। मैं दंग रहकर अपने पति से बाबा जी की बातें सुनने लगी। अभी मौके की नज़ाकत देखते हुए मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और चुप ही बैठी रही। शादी के अगले दिन भी बाबा जी हर काम में अपने आप को आगे कर रहे थे और हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा और अपनी राय मशवरा दे रहे थे और मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराने लगते, मगर मुझे उनसे चिढ़ आने लगी है। जैसे तैसे शादी निपट चुकी थी और सारे मेहमान अपने अपने घरों को वापस लौट चुके थे। पीछे मेरे लिए सास और पति थे, जिनके साथ मुझे सारी उम्र रहना था। हमारे घर के बगल में ही एक छोटा सा मकान था जहाँ बाबा जी रहा करते थे। नंद का बर्ताव तो नॉर्मल ही था, लेकिन मेरे पति का व्यवहार बस ठीक ठाक था। लेकिन अजीब व्यवहार तो मेरी सास का था। एक दिन मैंने गौर किया कि मेरी सास बहुत अजीब हरकतें किया करती थी। खासकर वो रात को एक काले कलर की साड़ी पहनती थी और उसी को पहनकर सो जाती। मैंने अपने मुंहफट होने की वजह से उनको ये बात बोल दी कि आप हर रात को ये काली साड़ी पहनकर ही क्यों सोती है, जिस पर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया और गुस्से भरी नज़रों से उन्होंने मुझे देखा और कहा कि बहू, आइंदा मेरी किसी मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, याद रखना कि जब तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया करूँ तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी और मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे कमरे के अंदर कदम तक नहीं रखोगी। मैं उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई और चुप हो गई। सास की तरफ से ध्यान हटाकर मैंने नंद की तरफ वार किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी माँ के साथ कमरे में सोने से बहुत डरती थी। सुबह वो कमरे से डरी सहमी निकलती थी और रात को भी कमरे में बहुत देर तक जाना नहीं चाहती थी। ये हालत देखकर मुझे कुछ तो गड़बड़ी महसूस हुई। 1-2 बार मैंने अपनी नंद से भी पूछने की कोशिश की। वो मुझे कुछ बताना तो चाहती थी, लेकिन बोलते बोलते चुप हो जाती। मेरे अंदर एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी और इस बात को तो मैं अपने पति से भी नहीं कह सकती थी। मगर उस रात इस बात को जानने का मौका ईश्वर ने खुद मेरी झोली में डाल दिया।
मेरे पति को किसी काम से शहर जाना पड़ा, तो मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने अपनी नंद से कहा कि आज रात को तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना। वो जल्दी ही मान गई और खुशी खुशी मेरे कमरे में आकर सो गई। जब वो सो गई तो मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी नंद की जगह लेट गई और अपना मुंह चादर से ढककर सोने की एक्टिंग करने लगी। पता नहीं कब मुझे गहरी नींद आ गई और सुबह उठी तो देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी सास इतनी ठंड में ज़मीन पर आंखें बंद किए बैठी थी और उनके करीब मेरी शादी का जोड़ा पड़ा हुआ था जिसमें जगह जगह छेद थे। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। भला ये क्या हो रहा है? सास वैसे ही आंखें बंद किए बैठी थी और मैं जल्दी से उठकर भागने लगी कि तभी मैं अचानक बेड से टकरा गई। मुझे उस कमरे में बहुत खतरा महसूस हो रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर अचानक मेरी सास ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो रखी थी और मुझसे कहने लगी, मैंने मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आना, फिर क्यों आई? सास की आवाज़ बहुत ही खतरनाक लग रही थी और उनके मुंह से बहुत बदबू आ रही थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा आपके कमरे में कभी नहीं आऊँगी और मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं बहुत डरी हुई थी। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो मुझे कुछ भी कहती तो मैं कर जाती। उन्होंने कहा, ठीक है, माफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम किस बात की जासूसी करने के लिए यहाँ पर आई हो? मेरी सास ने मुझे बहुत रौब से पूछा था और मैं रोने लगी कि कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस यहाँ सोने आई थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। इससे पहले कि माँ जी दोबारा मुझे कोई जवाब देती, अचानक से ही दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर आए। उन्हें देखते ही मैं बेहोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ नहीं। जब होश आया तो मेरे पति मेरे पास बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही मैं दोबारा चीखते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही माँ जी के कमरे में जाऊंगी। मेरी नंद मेरी तरफ आई और उसने मुझे पानी पिलाया और मेरी कमर सहलाने लगी। कुछ देर बाद जब मैं अपने होशो हवास में वापस आई तो मैंने जयेश का हाथ पकड़ के उनको पूछा, जयेश, आपको मेरी कसम है, आप मुझे सब कुछ सच बता दीजिए कि ये सब क्या हो रहा था। मेरी बात पर जयेश कुछ देर तक तो चुप ही बैठे रहे और कहने लगे कि ताऊ जी, जिन्हें तुम बाबा जी कहती हो, वो मेरे पापा के सगे भाई थे और ताऊ जी को कोई तांत्रिक बाबा मिल गया जिसके पास रहकर उन्होंने थोड़ी बहुत तांत्रिक विद्या सीख ली। ये तब की बात है जब उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी विद्या से एक लड़की को फंसाकर शादी कर ली और शादी के बाद भी वो चुप चुप के अपनी विद्या सीखते थे। शायद उनके कुकर्मों का असर था कि उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। जब उनकी पत्नी को उनकी हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको तलाक दे दी। फिर ताऊ जी यहाँ हमारे घर आकर बस गए, लेकिन उनके आने के कुछ ही हफ्तों में मेरे पापा चल बसे और शायद उन्होंने मेरी माँ को अपने वश में कर रखा था, तो माँ उनकी हर बात मानती थी। वो 2-4 गांव में जाते थे और खाने पीने का सामान ले आते थे और साथ ही अपनी विद्या से उन लोगों की कुछ परेशानियां दूर कर देते। इसी दौरान मुझे तुम पसंद आ गई तो मैंने अपनी माँ से ये बात कही थी। फिर शायद उन्होंने ये बात ताऊ जी को बता दी, इसीलिए वो तुम्हें बहाने बहाने से मीठा खिलाने लगे जिस पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया जाता था। वही मीठा तुम्हारे घर वालों ने भी खाया और इसी तरह तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे रिश्ते के लिए तैयार हो गए। मेरी माँ को डर था कि कहीं तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया या फिर तांत्रिक विद्या कमजोर पड़ गई तो तुम भी ताई जी की तरह तलाक ले लोगी। मेरी माँ भी ताऊ जी के साथ तांत्रिक विद्या सीखने लगी और इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी के जोड़े पर अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया ताकि तुम जल्द से जल्द एक बच्चे को जन्म दो और फिर तुम चाहकर भी मुझे छोड़ नहीं सकोगी। और माँ का इरादा उस बच्चे की बलि चढ़ाने का भी था ताकि वो अपनी विद्या में माहिर हो सके। ये सारी बातें मुझे पता नहीं थी। जब मैं सुबह यहाँ वापस आया तो मेरी बहन यहाँ सो रही थी। मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम माँ के कमरे में हो। जब मैं कमरे में पहुँचा मैंने तुम्हें बेहोश देखा और माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई और कहा कि आज से नहीं, शादी के पहले दिन से ही वो तुम पर मंत्र पढ़ रही है। तुम्हारा मुझसे और मेरे घर वालों से विश्वास उठ गया होगा। अब तुम चाहो तो मेरे साथ रहो और नहीं चाहो तो ना रहो, तुम्हारी मर्जी है। मानता हूँ कि यहाँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। अगर मुझे इस सब का ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी तुमसे शादी की बात नहीं करता। मैं कुछ पल जयेश को बगैर पलके झपकाए देखती रही। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊँ, मगर इस सब में जयेश की कोई गलती नहीं थी। इसीलिए जयेश और मैं उस घर को छोड़कर दूसरे शहर बस गए। हमारे साथ मेरी नंद भी आ गई। वो भी उस दलदल में नहीं रहना चाहती थी। उसके बाद हमने उन दोनों की कभी कोई खबर नहीं ली। शायद उन मंत्रों का ही असर था कि जयेश उखड़े उखड़े रहा करते थे। उनसे दूर होने के बाद जयेश में काफ़ी बदलाव आया था। वो बिल्कुल वैसे पति साबित हुए जैसे मैं हमेशा से चाहती थी। उन्होंने मुझे उनकी पहचान से अच्छी नौकरी पर लगाया। अब मैं नौकरी के साथ घर भी संभालती, जिसमें जयेश और मेरी नंद मेरा बराबरी का साथ देते। इसी दौरान हमने मेरी नंद के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है
और कुछ ही सालों में हमने 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया और अब हम हमारी ज़िंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।